हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है एसिड बेस कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर सेकंड। ये जो लेक्चर नंबर सेकंड है, इसके लिए आपको काफी इंतजार करना पड़ा होगा। और वो इंतजार आपको इसलिए करना पड़ा क्योंकि अभी बीच में दीपावली की छुट्टियां आ गई थी, साथ ही मेरा कुछ स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था। उसकी वजह से मैं अभी आपको चैनल पर अपडेट नहीं दे पाया था, अपलोड वीडियो नहीं कर पाया था, आपके लिए लेक्चर शूट नहीं कर पाया था। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं कि हमने आपको काफी वक्त का इंतजार करवाया। काफी लंबे वक्त के बाद में हम आपके लिए ये लेक्चर लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे लेक्चर्स आएंगे वो कंटिन्यूअस लेक्चर आएंगे। जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट की हमारी ये सीरीज चल रही है, यूनिट जो चल रही है, इसे हम जल्द ही कंप्लीट करवा देंगे। और इसी के साथ हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर सेकंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट का। और आज के इस लेक्चर में हम एक नई थ्योरी की बात करेंगे। जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें हमने अरेनियस थ्योरी पढ़ी थी, अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने अरेनियस बताते हैं कि उन्होंने कौन से कंपाउंड्स को एसिड कहा, कौन से कंपाउंड्स को उन्होंने बेस कहा। तो हम उस लेक्चर्स का थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि अरेनियस ने हमें क्या बताया था, एसिड किने बोला था अरेनियस ने बेस किने बोला था, यानी कि अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, अरेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं। तो उसकी बात हम पहले थोड़ी सी ब्रीफ में कर लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड में हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी। तो अरेनियस ने हमें बताया था कि वे कंपाउंड जिन्हें वाटर में डिसोल्व करने पर जो हमें H+ आयंस देते हैं उन्हें एसिड्स बोलते हैं, और वे कंपाउंड्स जो वाटर में डिसोल्व करने पर हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- आयंस देते हैं उन्हें अरेनियस ने बेस कहा था। लेकिन यहाँ पे अरेनियस थ्योरी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, और वो ड्रॉबैक क्या था कि अरेनियस उन कंपाउंड्स का एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, या अरेनियस उन कंपाउंड्स के बारे में या उन कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज नहीं कर पाए थे जो वाटर में डिसोल्व नहीं होते, या जो वाटर या एक्वस सॉल्यूशंस में H+ आयन और OH आयन नहीं देते। उन कंपाउंड्स के बारे में अरेनियस हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए थे कि वो कंपाउंड एसिड रहेंगे कि वो कंपाउंड बेस रहेंगे। यानी कि जो अरेनियस थ्योरी थी, अरेनियस कॉन्सेप्ट था, उसमें काफी लिमिटेशंस थी, उसके काफी ड्रॉबैक्स थे। तो इसीलिए एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई, और वो थ्योरी हमें इंट्रोड्यूस की थी ब्रॉन्स्टेड और लोरी, 2 साइंटिस्ट हुए, और उन साइंटिस्ट ने अपनी एक नई थ्योरी दी कंपाउंड्स के बारे में कि कोई कंपाउंड्स कब एसिडिक हो सकता है, कोई कंपाउंड्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर वो बेस हो सकता है। और ये जो थ्योरी दी थी ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वे कंपाउंड्स जो कि H+ आयन देते हैं या कि जो प्रोटॉन देते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन के डोनर होते हैं, उन्हें ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने एसिड कहा। यानी कि ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पहले यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी की थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं यहां पर। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने एसिड किने कहा। तो इन्होंने जिसे एसिड कहा था उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग? तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड वे होते हैं जो कि H+ आयन या इसे इन्होंने प्रोटॉन कहा। प्रोटॉन क्यों कहा उसका भी हम आपको रीजन बताते हैं। यानी कि H+ आयन के जो डोनर होते हैं, H+ आयंस के डोनर्स होते हैं, उन्हें ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने क्या कहा? उन्हें ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने एसिड कहा। जबकि ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने बेसेस किसे कहा? बेस किसे कहा? ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग बेसेस क्या होते हैं? तो ये जो H+ आयन है या ये जो प्रोटॉन है, इनको जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें बेस कहा। अब इन्होंने H+ आयन या प्रोटॉन्स क्या कहा? अब जो प्रोटॉन होता है, हमने तो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी या हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो एटम के सेंटर में होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो तो एटम के सेंटर में होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो एटम के सेंटर में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो इन सेल्स में रिवॉल्व करते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने हमेशा देखा है कि हमेशा जब एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन डोनर का मतलब क्या हो? प्रोटॉन को कैसे डोनेट कर सकता है कोई एटम? तो उसे आप समझिए कि H+ आयंस क्या होता है? जब एक हाइड्रोजन का एटम जो होता है, हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन के एटम्स में
न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के एटम में नहीं प्रेजेंट होते, हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, और हाइड्रोजन की सेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन। ये होता है हाइड्रोजन जनरल, जो आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स होता है। न्यूट्रल हाइड्रोजन जो एटम होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब ये हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है अपनी सेल से, तो ये बना लेता है H+ आयन। और H+ आयन जब फॉर्म हो जाता है तो इसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है। यानी कि इस कंडीशन में इस H+ आयन के पास में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी इसमें था नहीं, और एक जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन को भी इसने रिमूव कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन को भी इसने डोनेट कर दिया, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 0 होते हैं। तो इस जो H+ आयन होता है इसे इन्होंने एक प्रोटॉन के इक्विवेलेंट मान लिया, एक प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है एक H+ आयन, इसलिए H+ आयन को इन्होंने प्रोटॉन के इक्विवेलेंट माना, और इन्होंने सीधे कह दिया हमें ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी ने कि जो प्रोटॉन का डोनेट करते हैं, प्रोटॉन के डोनेशन से मतलब किसका डोनेशन हुआ, H+ आयन का डोनेशन हुआ या H+ आयन का एक्सेप्टेंस हुआ। यानी कि वे कंपाउंड जो H+ आयन या प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन्स को शेयर करते हैं, या प्रोटॉन्स का कंप्लीट डोनेशन होता है, यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, उन्हें ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी ने एसिड कहा। और जो प्रोटॉन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इस प्रोटॉन्स को ग्रहण करता है, उसे इन्होंने क्या कहा, बेस कहा या क्षार कहा। तो यहाँ से आपको ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी का जो स्टेटमेंट था थ्योरी का वो समझ में आया। ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होंगे, जो प्रोटॉन का डोनेशन करेंगे उन्हें ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी ने एसिड कहा, और जो बेसेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, या जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे, उन्हें ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी ने बेस कहा। अब ये जो थ्योरी दी है ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी ने, इन्होंने अरेनियस थ्योरी का जो ड्रॉबैक था उसे सबसे पहले दूर किया। और अरेनियस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था कि अरेनियस ने जो बात कही थी वो सिर्फ और सिर्फ एक्व सॉल्यूशंस की बात कही थी, जबकि ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी ने सीधे से कह दिया कि कंपाउंड की स्टेट से कोई मतलब नहीं है, कंपाउंड चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, या कंपाउंड चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, चाहे आयन फॉर्म में हो, यानी कि या वो कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो एसिड रहेगा, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेसिस रहेगा। यानी कि ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी के अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड्स के लिए ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं था, कोई भी रोक नहीं थी कि वो कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व होना ही चाहिए, या वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, या वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। ऐसी कोई भी रोक टोक प्रतिबंध नहीं था ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी की थ्योरी में। इसलिए जो ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी की थ्योरी है वो एक बहुत बड़ी रेंज कवर कर रही थी कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज करने में, कंपाउंड के गुण बताने में, कंपाउंड को एसिड एवं बेस को क्लियरिफाई करने में ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी की थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी की थ्योरी ने जो अरेनियस थ्योरी का मेन ड्रॉबैक था उसे दूर कर दिया। अब ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी के अकॉर्डिंग कोई भी मॉलिक्यूल्स भी एसिड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी आयंस में एसिड कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई भी आयंस में बेसिक कैरेक्टर हो सकते हैं। कोई केटायंस किस तरह से एसिडिक नेचर रखेगा, कोई केटायन किस तरह से बेसिक नेचर रखेगा, कोई एनायन किस तरह से एसिडिक नेचर रखेगा, कोई एनायन किस तरह से बेसिक नेचर रखेगा, उनकी हम बात करेंगे यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेके। इसे पहले रफ करते हैं और फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एसिड और बेस देखेंगे, कुछ एनायंस के एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें हम एनायन देखेंगे कि कौन से एनायन एसिडिक नेचर के होते हैं, कौन से एनायन बेसिक नेचर के होते हैं, कौन से केटायन एसिडिक नेचर के होते हैं, कौन से केटायन बेसिक नेचर के होते हैं। तो पहले इसे रफ करते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं। तो ब्रॉन्स्टैड एंड लोरी के अकॉर्डिंग कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें एसिडिक नेचर होता है, उनकी हम बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल की पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एसिडिक नेचर होता है, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल जो H+ डोनेट करते हैं और उनके अंदर एसिडिक नेचर होता है। तो उसके एग्जाम्पल में हम पहले लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल HCl का। तो HCl में H+ आयन होता है, HCl के पास में वो टेंडेंसी होती है जिसमें HCl H+ डोनेट कर देता है, यानी कि HCl यहाँ से H+ डोनेट कर रहा है और Cl- का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि जो HCl होता है उसके पास में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो HCl के पास में H+ डोनेट करने की या प्रोटॉन डोनेट करने की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसीलिए HCl क्या रहेगा, एसिड रहेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे H3PO4 का। H3PO4 भी एक H+ डोनेट करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा H2PO4-।
तो H3PO4 के पास भी ये टेंडेंसी होती है H+ का डोनेशंस करने की, इसलिए H3PO4 भी क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसके बाद में कुछ आयंस की बात करते हैं हम, कुछ केटायंस की पहले बात करते हैं, फिर कुछ एनायंस की बात करते हैं जिनके पास में एसिडिक नेचर होता है। तो केटायंस की पहले बात कर लेते हैं हम कि ऐसे कौन से केटायंस होते हैं, ऐसे कौन से केटायंस होते हैं जिनके पास में एसिडिक नेचर होता है, जिनके पास में टेंडेंसी होती है H+ आयन या प्रोटॉन के डोनेशंस की। तो कुछ केटायंस की बात कर लेते हैं हम। इसमें हम पहले ले लेते हैं अमोनियम आयन, NH4+ आयन, यानी कि ये NH4+ आयन एक हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देगा, कोई भी सब्सटेंस को ये डोनेट कर देगा जो सामने इसके सब्सटेंस रहेगा इससे रिएक्ट करने वाला, और ऑब्वियसली वो बेस रहेगा। क्यों बेस रहेगा? क्योंकि H+ आयन कौन ग्रहण कर सकता है या प्रोटॉन को ग्रहण कौन करेगा, तो बेस ही प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, बेस ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए ये जो अमोनियम आयन रहेगा, ये अमोनियम आयन एक H+ आयन को डोनेट करेगा। यानी कि ये केटायंस के एग्जांपल की हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं कि कुछ केटायंस होते हैं जिनमें एसिडिक नेचर होता है, उनके एग्जांपल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये अमोनियम जो आयन रहेगा ये एक H+ आयन डोनेट करेगा और क्या बना लेगा, ये अमोनिया यानी कि NH3 फॉर्म कर लेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, और वो एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं FeH2O6 का, FeH2O6, और इस पे +3 आयंस रहता है, पॉजिटिव आयंस रहता है। ये आयंस भी क्या करता है, एक हाइड्रोजन आयन या एक प्रोटॉन का डोनेशंस करता है। यहाँ से एक प्रोटॉन्स निकल जाता है, एक प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, और ये अब जो आयन फॉर्म करेगा वो आयन क्या रहेगा, Fe। अब यहाँ से इस H2O से एक H निकल गया है, तो यहाँ पे H2O5 बचा और एक OH हाइड्रोक्सिल आयंस भी बचा, और यहाँ से एक H+ निकलने से जो ये आयंस था +3 आयंस था, ये अब +2 हो जाएगा क्योंकि एक H+ यहाँ से निकल गया है। तो ये कुछ केटायंस होते हैं जिनके पास में कौन सी टेंडेंसी होती है, जिनके पास में एसिडिक नेचर की टेंडेंसी होती है, या जिनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, जो कि प्रोटॉन डोनेशन के लिए कैपेबल होते हैं। इसी तरह कुछ एनायंस होते हैं, कुछ एनायंस के पास में भी ये टेंडेंसी होती है कि वो H+ डोनेट कर सकते हैं और उनका नेचर क्या रहेगा, एसिडिक नेचर रहेगा। तो कुछ एनायंस की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ एनायंस के एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं जिनके पास में एसिडिक नेचर होता है। एनायंस काम करते हैं, यहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, शायद बोर्ड में शो नहीं हो पाएगा दोनों एग्जाम्पल, इसलिए हम इस एग्जाम्पल को पहले रफ कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल को, मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल को रफ करके फिर आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन से एनायंस के पास में ये टेंडेंसी होती है कि उनका नेचर एसिडिक रहे या प्रोटॉन डोनेशन की टेंडेंसी रहे। तो एनायंस का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एनायंस के एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा HS- का एग्जाम्पल आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड माइनस आयंस का एग्जाम्पल। इस हाइड्रोजन सल्फाइड माइनस आयंस में ये टेंडेंसी होती है कि ये एक H+ का डोनेट करके ये S2- आयन फॉर्म कर लेता है, यानी कि ये HS- जो आयन होता है, एनायन जो होता है, ये भी हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करने की या प्रोटॉन को डोनेट करने की इसके पास में टेंडेंसी होती है। इसीलिए जो HS- आयन होता है ये किस नेचर का रहेगा, ये एसिडिक नेचर का रहेगा ब्रोंस्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो एग्जाम्पल होता है HSO4 माइनस आयन का। HSO4 माइनस आयन से भी एक हाइड्रोजन आयन या एक प्रोटॉन का डोनेशन करने की टेंडेंसी होती है, और ये HSO4 आयन भी एक H+ आयन को डोनेट करता है और फॉर्म कर लेता है SO4 तो ये कुछ एनायंस होते हैं जिनमें क्या कौन सी टेंडेंसी होती है, तो जिनमें एसिड की टेंडेंसी होती है या प्रोटॉन्स को डोनेशंस करने की टेंडेंसी होती है, एसिडिक नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखे जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखे, हमने केटायंस के एग्जांपल देखे और हमने एनायंस के एग्जांपल देखे जिनके पास में प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जिनमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, हम इसे रफ कर लेते हैं पहले। तो वही हम पहले मॉलिक्यूलर एग्जांपल देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखेंगे जिनमें
कैसी टेंडेंसी रहेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहेगी, और वो कैसे नेचर के रहेंगे, वो बेसिक नेचर के रहेंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। मॉलिक्यूल्स यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हमारा आता है अमोनिया NH3। NH3 एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बेस किसे कहते हैं हम, जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन्स को ग्रहण करे। अमोनिया एक प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या फॉर्म कर लेगा, तो ये अमोनियम आयन फॉर्म कर लेगा, NH4 प्लस आयन फॉर्म कर लेगा। यानी कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया का नेचर कैसा रहेगा, अमोनिया बेसिक नेचर का रहेगा। क्यों बेसिक नेचर का रहेगा, क्योंकि अमोनिया ने H प्लस आयन्स को ग्रहण किया है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया है, और इसने क्या फॉर्म किया, अमोनियम आयन फॉर्म किया। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल है N2H4 का। ये N2H4 भी एक हाइड्रोजन आयन या एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा। N2H4 यानी कि डाइनाइट्रोजन टेट्राहाइड्राइड, ये भी एक H प्लस आयन या एक प्रोटॉन्स को ग्रहण करेगा, और क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा N2H5 प्लस आयन। और इस आयन्स को कहा जाता है, इस आयन्स का नाम क्या होता है, इस आयन्स का नाम होता है हाइड्रोजीनियम आयन। इसी तरह से वाटर के पास भी ये टेंडेंसी होती है कि वो एक H प्लस आयन्स को ग्रहण कर लेता है और वो बना लेता है एक्वस केटायन H2। जो H2O होता है ये भी एक H प्लस आयन्स यानी कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये एक्सेप्ट करके बना लेगा H3O प्लस, और इसे बोलते हैं हम एक्वस केटायन। अच्छा, वाटर जो होता है उसके पास में एक और टेंडेंसी होती है, और वो टेंडेंसी उसके पास में एसिडिक नेचर की भी टेंडेंसी होती है। इसको हम हालांकि अभी इसी लेक्चर में आगे भी डिस्कस करेंगे। यानी कि जो ये वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है ये एक H प्लस डोनेट करके OH माइनस फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म कर लेता है। यानी कि जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास में एसिडिक और बेसिक दोनों की टेंडेंसी होती है। एसिडिक नेचर भी होता है, बेसिक नेचर भी होता है। हालांकि इसकी बात हम अभी आगे और डिटेल में करेंगे। तो अभी जस्ट आप इतना याद रखिए कि जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास में H प्लस आयन्स को डोनेशंस की भी टेंडेंसी होती है, और H प्लस आयन्स के एक्सेप्टेंस की भी टेंडेंसी होती है। यानी कि वाटर एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, वाटर बेसिक नेचर का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो सामने उसके सब्सटेंस हैं वो किस नेचर का है। तो चलिए, ये तो हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखे जिनमें कि बेसिक नेचर होता है, जिनमें कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। इसके बाद में हम कुछ केटायंस के एग्जांपल देखते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ केटायंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ केटायंस के एग्जांपल, और उन एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ पर AlH2O 5OH 2 प्लस आयन, और ये एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, एक H प्लस आयन को ग्रहण करेगा, और क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म करता है AlH2O। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन ये H प्लस को ग्रहण करके एक और वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा, और यहाँ 5 की जगह 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और फॉर्म कर लेगा ये यहाँ पे। अब ये +2 था तो एक प्लस और आने से एक H प्लस और इसमें ऐड हो जाएगा, और ये केटायन फॉर्म हो जाएगा 3 प्लस आयन फॉर्म कर लेगा। तो ये जो केटायन होता है, इस केटायन के पास में H प्लस आयन को ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, और ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके एक और नया आयन फॉर्म कर लेता है। तो ये जो हमारा केटायंस रहेगा ये किस नेचर का रहेगा, ये बेसिक नेचर का रहेगा। क्यों बेसिक नेचर का रहेगा, क्योंकि इसने H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने लास्ट अभी एसिडिक में एग्जांपल लिया था। हमने आयरन वाले कंपाउंड का जो एग्जांपल लिया था H2O 5OH 2 प्लस, ये भी एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके फॉर्म कर लेगा FeH2O6 प्लस 3 हो जाएगा। ये +2 से इसकी जो आयन की टेंडेंसी है, प्लस एक केटायन इसमें बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एक पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा +3 केटायन फॉर्म कर लेगा ये। तो ये कुछ केटायंस हो गए। इसी तरह कुछ एनायंस होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है H प्लस को एक्सेप्ट करने की, जिसकी वजह से उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर के
होते हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एनायंस, ऐसे एनायंस की बात करते हैं जिनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, H प्लस आयंस या प्रोटॉन को एक्सेप्टेंस करने की टेंडेंसी होती है और उनका नेचर बेसिक होता है। तो इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं F माइनस का, फ्लोराइड आयंस का एग्जांपल लेते हैं। ये फ्लोराइड आयन एक H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं SO2 SO4 2 माइनस का। ये SO4 2 माइनस का आयन दो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके ये बना लेगा H2SO4 बना लेगा। तो ये कुछ एनायंस होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने की, और इसी टेंडेंसी की वजह से इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों पाए जाते हैं। कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जिनमें एसिडिक नेचर होता है, कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जिनमें बेसिक नेचर होता है, कुछ केटायंस ऐसे होते हैं जिनमें एसिडिक नेचर होता है, और कुछ केटायंस ऐसे होते हैं जिनमें बेसिक नेचर होता है। और ये जो एसिड और बेसिक नेचर आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, उनके उस टेंडेंसी की वजह से आ रहा है जिसमें वो हाइड्रोजन को या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, या वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहे हैं, या प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, या एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो किसी भी कंपाउंड्स का एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है या उसकी टेंडेंसी प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो उस पर डिपेंड करता है उसका एसिडिक या बेसिक नेचर। और ये हमें किसने समझाया था, ये हमें समझाया है ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने अपनी थ्योरी में। अब यहाँ पे आपको जो चीजें याद करने की है उनकी हम बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको याद रखने बहुत जरूरी है। पहले इसे रफ करते हैं, फिर उन पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो जो पॉइंट आपको याद रखना है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि जब भी कोई एसिड H प्लस आयन का डोनेशंस करता है और उसके डोनेशंस के बाद जो रेसिड्यू बचता है, वो रेसिड्यू जो रहेगा वो हमेशा बेसिक रहेगा। देखिए किस तरह से कि मान लो अगर कोई एसिड है, मान लो कोई एसिड है और उसने किसी भी बेस को H प्लस डोनेट किया। अब ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि एसिड है और वो अगर डोनेट कर रहा है H प्लस, तो इस H प्लस को कौन ग्रहण करेगा, इस H प्लस को वो ग्रहण करेगा जो कि बेसिक नेचर का रहेगा, क्योंकि बेसिक नेचर में ही ये टेंडेंसी पाई जाती है कि वो H प्लस आयंस या प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। और इस एसिड का जो रेसिड्यू बचेगा, जो भी बचा हुआ फिर रेसिड्यू रहेगा, उस रेसिड्यू का जो नेचर रहेगा, रेसिड्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, रेसिड्यू जो रहेगा उस रेसिड्यू का नेचर कैसा रहेगा, बेसिक नेचर का वो रेसिड्यू रहेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लो हमारे पास में कोई एसिड है, HCl का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। और ये HCl क्या करता है कि एक H प्लस आयन को डोनेट करता है, और इसके H प्लस आयन डोनेट करने के बाद में यहाँ से क्या बच जाएगा, Cl माइनस बच जाता है, एक आयन बच जाता है, क्लोराइड का माइनस आयन बच जाता है यहाँ पे क्लोरीन का। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन का नेचर रहेगा, इस क्लोरीन का नेचर कैसा रहेगा, इस क्लोरीन का नेचर रहेगा बेसिक। इस क्लोरीन का हमेशा नेचर कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। क्यों रहेगा उसकी हम पहले बात करते हैं। फिर एक और पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी बेस जो कि H प्लस आयन को ग्रहण करता है या H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसका नेचर कैसा रहेगा, इसका नेचर रहेगा एसिडिक नेचर रहेगा इसका। क्यों एसिडिक नेचर रहेगा उसकी हम पहले बात करेंगे यहाँ पे। चलिए तो उसका पहले एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं और फिर हम उसे समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा बेस है H2O और इसने एक H प्लस आयंस को एक्सेप्ट किया, एक प्रोटॉन को ग्रहण किया और इसने बना लिया यहाँ पे एक्वस केटायन, इसने बना लिया H3O आयन। तो इस H3O प्लस आयंस का नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर रहेगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं कि इस क्लोरीन का नेचर बेसिक क्यों रहता है। तो चलिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ था, यहाँ पे जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ था H और Cl के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स के बीच में, तो
जो एसिड्स रहते हैं उनके पास में क्या टेंडेंसी रहती है, उनके पास में टेंडेंसी रहती है H+ को डोनेट करने की। यानी कि ये जो Cl था जिसने कि H+ आयन को बांध के रखा था, इसके पास में क्या टेंडेंसी थी, इस Cl के पास में टेंडेंसी होती है कि उस H+ आयन्स को बांध के रखने की, उस H+ आयन्स को ग्रहण करने की। और H+ आयन्स को कौन ग्रहण करता है, तो H+ आयन्स को ग्रहण करने की टेंडेंसी या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है बेस के पास। इसलिए जो एसिड का रेसिड्यू रहेगा H+ आयन्स को डोनेट करने के बाद में, वो रेसिड्यू हमेशा बेसिक नेचर का रहता है। क्यों बेसिक नेचर का रहता है, क्योंकि अगर वो बेसिक नेचर का नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होना पॉसिबल ही नहीं था। ये मॉलिक्यूल्स इसलिए पॉसिबल नहीं था फॉर्म होना क्योंकि अगर इस Cl के पास में बेसिक नेचर की टेंडेंसी नहीं होती तो ये इस H+ आयंस को बांध के कैसे रखता, इस H+ आयंस को बॉन्ड करके कैसे रखता, बंद बना के कैसे रखता। चलिए यहां से आपको समझ में आया कि इसका नेचर बेसिक क्यों होता है रेसिड्यू का। इसके बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, एक बेस ने जब H+ आयन को एक्सेप्ट किया और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें एसिडिक नेचर क्यों होता है, तो जब कोई भी बेस एक H+ आयन्स को ग्रहण करता है, एक H+ आयन्स को एक्सेप्ट करता है, तो उसके पास में हाइड्रोजन आयन्स का जो कंसंट्रेशन रहता है वो बढ़ जाता है। और हाइड्रोजन आयन्स का कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया है तो हाइड्रोजन आयन्स का कंसंट्रेशन मोर, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा किस में रहता है, तो वो एसिड्स में रहता है। एसिड्स में हाइड्रोजन आयन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। क्योंकि हम जब पीएच पढ़ते हैं, पीएच हम किसी भी कंपाउंड के लिए लिखते हैं तो पीएच हम किसे बोलते हैं, जनरली हम पीएच, अगर आपसे कोई पूछे कि पीएच क्या होता है, पीएच अगर आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछे कि पीएच क्या होता है तो आप क्या बताते हैं पीएच। हालांकि ये पीएच जो एक हमारा टॉपिक होगा, एक लेक्चर इस पे स्पेशली बनेगा, इसी यूनिट में हमको पीएच भी पढ़ना है तो इसे हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप जस्ट इतना समझिए कि पीएच क्या होता है। पीएच अगर आपसे पूछे कि पीएच क्या होता है तो जनरली आप क्या बताएंगे कि कंसंट्रेशंस ऑफ H+ आयन। अगर आपसे कोई पूछता है कि पीएच क्या होता है तो जस्ट आप इतना बताइए कि कंसंट्रेशंस ऑफ H+ आयन। और इसे अगर आप आगे भी, वो अगर आपसे क्वेश्चंस करता है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन किस तरह से लिखते हैं पीएच में, तो पीएच में जो ये H+ आयन का कंसंट्रेशन हम लिखते हैं ये हम लिखेंगे 10⁻⁻ के फॉर्म में। अगर मान लो कोई कंपाउंड का जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई कंपाउंड है जिसका पीएच मान लो 3 है, तो उसे हम किस तरह से उसका H+ आयन का कंसंट्रेशन लिखेंगे उसमें, तो उसमें हम लिखेंगे 10⁻⁻3। यानी कि जिस कंपाउंड्स में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 होता है उसका पीएच कितना रहेगा, 3 रहेगा उसका पीएच। अब एक चीज और आप यहाँ पे गौर कीजिए कि ये जो हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशंस को आपने लिखा है माइनस में, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी, वैल्यू जितनी ज़्यादा होने का मतलब क्या कि इसकी वैल्यू -2 हुई, क्योंकि -3 से -2 ज़्यादा है, क्योंकि माइनस में हमेशा जो वैल्यू छोटी होती है उसकी पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू छोटी होती है माइनस में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये जो 10⁻⁻2 है ये ज़्यादा रहेगा, यानी इस कंपाउंड का जो पीएच रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा, और इस कंपाउंड का पीएच क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो ये जो कंपाउंड है 2 पीएच वाला, ये क्या रहेगा, मोर या इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। अब अगर ये pH वैल्यू 7 से पार जाती है, 7 से ऊपर जाती है, तो 7 से बाद वाले को हम क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, क्योंकि 0 से लगा के 7 तक जो pH रहता है उसमें हम एसिड्स लिखते हैं। 7 से 14 तक के जितने भी pH वाले कंपाउंड्स रहेंगे उन्हें हम बेस बोलते हैं, और 7 वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। ये pH में हम और इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जो बेस होता है वो जब H+ आयन को एक्सेप्ट करता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उस प्रोडक्ट का नेचर कैसा रहेगा, उस प्रोडक्ट का नेचर रहेगा एसिडिक। क्यों एसिडिक रहेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट में अब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना यानी कि एसिडिक नेचर बढ़ना, और हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन कम होना यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन आयंस डोनेट हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो हुआ है, इसलिए जो रेसिड्यू बचेगा उसका नेचर कैसा रहेगा, बेसिक नेचर का
रहेगा। तो आपको यहाँ से समझ में आया ये पॉइंट। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई एसिड H+ आयन डोनेट करेगा तो उसका रेसिड्यू जो बचेगा वो बेसिक नेचर का रहेगा, और जब भी कोई बेस H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसे नेचर का रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। और इसका रीजन भी आपने समझा। तो इसी से यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस का। अब कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है उसे हम समझते हैं। इसे पहले रफ कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस क्या होते हैं। तो जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्शंस करते हैं, जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्शंस करते हैं, एसिड प्लस बेस, जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्शंस करते हैं तो उससे एक एसिड बनेगा और एक बेस बनेगा। ठीक है, एक एसिड और एक बेस बनेगा। हालांकि जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्शंस करते हैं तो एक बनता है सॉल्ट और वाटर का मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो एसिड रहेगा, जो एसिड था उस एसिड्स का जो रेसिड्यू रहेगा, क्योंकि यहां से ये एसिड क्या करेगा, ये एसिड एक H+ आयन डोनेट करेगा और इस H+ आयन को ये बेस एक्सेप्ट करेगा। यही होगा ना, यहाँ पे ये एसिड है, एसिड के पास में क्या टेंडेंसी होती है, H+ आयन को डोनेट करने की, और बेस के पास में क्या टेंडेंसी होती है, H+ आयन को ग्रहण करने की। तो फिर जो एसिड का रेसिड्यू बचेगा वो रेसिड्यू कैसा रहेगा, वो रेसिड्यू रहेगा बेस। और जो बेस ने एक्सेप्ट किया है ये H+ आयन और उससे जो फॉर्म होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। उसका जो नेचर रहेगा वो एसिडिक नेचर रहेगा। यानी कि जो एसिड रहेगा, एसिड से जो फॉर्म हो रहा है या जो रेसिड्यू बच रहा है वो रेसिड्यू बेस रहेगा, और उस बेस को हम क्या बोलते हैं, उस बेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। यानी कि एसिड का रेसिड्यू कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, और जब बेस एक H+ आयन को एक्सेप्ट करता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस आपको यहां से समझ में आया। तो कॉन्जुगेट एसिड किसे बोलेंगे हम, जब कोई बेस एक H+ आयन ग्रहण करता है और वो जो एसिड फॉर्म करता है उस एसिड को हम कॉन्जुगेटेड एसिड बोलते हैं। और जब कोई एसिड एक H+ आयन डोनेट करता है और उस डोनेशंस के बाद जो रेसिड्यू बचता है उस एसिड का, उस रेसिड्यू से जो बेस फॉर्म होता है उस बेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। तो यहां से आपको समझ में आया कि कॉन्जुगेटेड एसिड किसे बोलेंगे और कॉन्जुगेटेड बेस किसे बोलेंगे। चलिए इसे एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। वही हम H+ आयंस का एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, वही हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। पहले हम समझेंगे एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस में। तो HCl का एग्जांपल ले लीजिए। HCl ने एक H+ डोनेट किया और Cl- बना, तो ये जो Cl- रहेगा ये इस HCl का कॉन्जुगेटेड बेस रहेगा। इसी तरह से इस H+ आयंस को मान लो एक्सेप्ट किया, किसने एक्सेप्ट किया, H2O ने एक्सेप्ट किया और फॉर्म कर लिया, इसने एक्वस कैटायन फॉर्म कर लिया, एक्वस कैटायन H3O+ फॉर्म कर लिया। तो ये जो H3O+ फॉर्म हुआ है ये H3O+ क्या रहेगा, कॉन्जुगेट एसिड रहेगा ये। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। यानी कि जब भी कोई एसिड एक H+ आयन डोनेट करेगा तो उससे जो बेस बनेगा वो कैसा रहेगा, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे उसे। और जब भी कोई बेस एक H+ आयन एक्सेप्ट करेगा और उससे जो एसिड बनेगा उस एसिड को हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो एसिड से जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, एसिड से जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, अगर ये एसिड जितना ज्यादा हार्ड रहेगा, ये एसिड जितना ज्यादा हार्ड रहेगा तो इसका जो बना हुआ कॉन्जुगेट बेस है वो उतना ज्यादा वीक बेस रहेगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसे समझिए। पहले इसे रफ कर लेते फिर हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एसिड जो कि हार्ड एसिड है या जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस एसिड से जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो कॉन्जुगेट बेस वीक क्यों होता है। तो चलिए समझिए इसको आप, कि मान लो ये कोई एसिड था, इसने H+ आयन का डोनेशन कर दिया और इससे बन गया कॉन्जुगेट बेस। और ये एसिड कैसा था, तो ये एसिड था स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड था ये, स्ट्रॉन्ग एसिड था।
स्ट्रॉन्ग एसिड था ये। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि इसका पीएच कम था और इसने ये H प्लस आयन डोनेट किया और इससे ये कॉन्जुगेट बेस बना। तो ये कॉन्जुगेट बेस हमेशा कैसा बनेगा, वीक बेस रहेगा। ये क्यों वीक बेस रहेगा समझिए आप। हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हम किसे बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसे बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन या H प्लस आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि जो आसानी से H प्लस आयन को डोनेट कर दे उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और उस ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से वो हाइड्रोजन आयन को आसानी से डोनेट कर दे, और उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर मान लो ये बेस जो था, बेस जो बन रहा है, ये भी अगर स्ट्रॉन्ग बनता, ये भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता, तो ये क्या ये एसिड आसानी से इस H प्लस आयन को डोनेट कर पाता, नहीं कर पाता ना, क्योंकि अगर ये भी स्ट्रॉन्ग होता तो ये मान लो HCl का एग्जांपल ले लेते, अगर ये Cl माइनस जो था ये भी अगर स्ट्रॉन्ग होता, स्ट्रॉन्ग बेस होता, और स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा चलिए पहले आप स्ट्रॉन्ग बेस समझिए कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जिसमें H प्लस आयंस को बांध के रखने की या H प्लस आयंस को ग्रहण करने की ज़्यादा टेंडेंसी हो, मोर टेंडेंसी हो। और अगर इस Cl माइनस के पास में ज़्यादा टेंडेंसी होती H प्लस आयंस को बांध के रखने की, तो क्या ये Cl माइनस इस H प्लस आयंस को डोनेट करने देता, ये एसिड फिर स्ट्रॉन्ग कैसे होता। तो इसलिए हमेशा जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो हमेशा वीक रहेगा। साथ ही में जो बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, उससे जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, चलिए उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लो कोई बेस है, मान लो कोई बेस है और इसने एक H प्लस आयंस को एक्सेप्ट किया और इससे जो एसिड फॉर्म हुआ, कौन सा एसिड फॉर्म होगा यहाँ पे, ये बेस कैसा था, स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस था। और इस स्ट्रॉन्ग बेस ने एक H प्लस आयंस को एक्सेप्ट किया। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि इस H प्लस आयंस को ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा मोर टेंडेंसी है इस बेस के पास में, क्योंकि ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसने क्या फॉर्म कर लिया, इसने बना लिया कॉन्जुगेट एसिड। और ये जो कॉन्जुगेट एसिड रहेगा ये कैसा रहेगा, ये कॉन्जुगेट एसिड वीक रहेगा। क्यों वीक रहेगा, क्योंकि अगर इस बेस के पास में इस एसिड को ग्रहण करने की ज़्यादा टेंडेंसी है, इस H प्लस आयंस को बांध के रखने की ज़्यादा टेंडेंसी है, तो ये जो एसिड फॉर्म हुआ है, ये एसिड क्या H प्लस आयंस का गुड डोनर रहेगा, गुड डोनर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये बेस ने इस H प्लस आयंस को ज़्यादा पावर के साथ बांध के रखा है, ज़्यादा बॉन्ड इनके बीच में स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो ये जो एसिड रहेगा, इस एसिड के पास में डोनेट करने की टेंडेंसी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। और डोनेट करने की अच्छी टेंडेंसी नहीं होना किसका कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है वीक एसिड का। तो ये जो कॉन्जुगेटेड एसिड फॉर्म हुआ है, ये एसिड वीक एसिड रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस से। तो आपने यहाँ से समझा होगा कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड जो रहता है उससे जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो वीक बनेगा। और अगर मान लो ये एसिड वीक एसिड रहता, मान लो ये एसिड वीक एसिड रहता, यानी कि ये H प्लस आयंस का अच्छा डोनर नहीं होता, तो इससे जो बेस बनता वो बेस कैसा होता, वो बेस होता स्ट्रॉन्ग बेस होता। तो कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको यहाँ पे एक चार्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे, और उन एग्जाम्पल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो सीक्वेंस में जमे हुए, जिसमें परक्लोरिक एसिड जो कि होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, उससे जो बेस बनता है उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है वो सबसे वीक होता है। जबकि सबसे वीक जो एसिड होता है, सबसे वीक एसिड हमारे होता है मीथेन होता है, और उसका जो एनायन फॉर्म होगा वो एनायंस क्या होता है, H3 माइनस जो एनायन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। तो वो टेबल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी, और उसी टेबल से आप एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा। उस टेबल से आप कुछ एग्जाम्पल है, उसमें 20-21 एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इन एग्जाम्पल से आपने देखा कि हमेशा जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक बनेगा, जबकि जो एसिड वीक रहेगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसे ही अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग है और उसने फिर H प्लस आयंस को एक्सेप्ट किया, तो उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा वो वीक एसिड रहेगा। और इसका रीजन भी आपने यहाँ से समझा।
अब हम बात करते हैं कि ये जो वाटर होता है इसमें जो एम्फीप्रोटिक नेचर होता है, यानी कि ये H+ को डोनेट भी कर सकता है और H+ आयंस को एक्सेप्ट भी कर सकता है। ऐसा क्यों होता है उसकी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, पहले इसे हम रफ करते हैं। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एम्फीप्रोटिक नेचर ऑफ वाटर की। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, एम्फीप्रोटिक नेचर ऑफ वाटर। तो हमने अभी यहाँ पे देखा कि जो वाटर होता है उसके पास में हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी होती है और हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने की भी टेंडेंसी होती है। अब ये जो हाइड्रोजन्स की दोनों जो टेंडेंसी होती है या एम्फीप्रोटिक जो नेचर होता है ये डिपेंड करता है कि जो वाटर जिससे एक्सेप्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है, यानी कि ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है तो जो सामने वाला जो रहेगा, जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो एसिड रहेगा। तो यानी कि अगर मान लो वाटर एसिड के साथ में अगर आप वाटर का रिएक्शन करवा रहे हो तो उस कंडीशंस में जो वाटर रहेगा वो एज अ बेस रिएक्ट करेगा, और अगर आप बेस के साथ में वाटर को रिएक्ट करवा रहे हो या वाटर मिक्स कर रहे हो तो वाटर की वहां पे जो टेंडेंसी रहेगी वो हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करने की रहेगी, प्रोटॉन को डोनेट करने की रहेगी। चलिए इसे आप समझ लीजिए यहाँ पे, यानी कि वाटर मान लो HCl से रिएक्ट करता है H2O, तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, तो वाटर यहाँ पे एक H+ आयन को ग्रहण करता है और एक्वस केटायंस बना लेता है और ये Cl- फॉर्म हो जाता है। यानी कि इस कंडीशंस में जो ये वाटर है, इस वाटर का नेचर कैसा है, तो इस वाटर का नेचर यहाँ पे बेसिक रहेगा, बेसिक रहता है। साथ ही अगर मान लो कोई ये वाटर मान लो अमोनिया से रिएक्ट करता है, NH3 से रिएक्ट करता है इस कंडीशंस में, तो इस कंडीशंस में ये वाटर क्या करेगा, एक H+ आयन इस अमोनिया को डोनेट करेगा और ये अमोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, NH4+ फॉर्म हो जाएगा और ये हाइड्रोक्सिल माइनस आयन बन जाएगा। तो इस कंडीशंस में जो ये वाटर होता है ये यहाँ पे एसिड का रोल प्ले कर रहा है या एसिडिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि ये H+ यहाँ पे डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है। तो वाटर के पास में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो H+ आयंस को एक्सेप्ट भी कर सकता है और H+ आयंस को वो डोनेट भी कर सकता है, इसीलिए वाटर्स को कहा गया है एम्फीप्रोटिक नेचर का। अब इसी कारण से या इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो वाटर का pH होता है, वाटर जनरली H2O का जो pH होता है वो pH होता है 7 pH होने की वजह से 7 pH यानी कि ये ना तो एसिड रहता है ना ही ये बेसिक रहता है, इसका कैसा नेचर रहता है, तो ये न्यूट्रल नेचर का होता है वाटर। और न्यूट्रल नेचर होने की वजह से ही वाटर में ये टेंडेंसी पाई जाती है कि अगर उसके साथ में एसिड आया है तो वो एज वहां पे बेस रिएक्ट करेगा, और अगर मान लो उसके सामने बेस है तो वो एज एसिड रिएक्ट करेगा। यानी कि वही बात हो गई, जैसा देश वैसा भेस वाला काम करता है हमारा H2O का मॉलिक्यूल्स या वाटर। तो वाटर में वही टेंडेंसी होती है, एम्फीप्रोटिक नेचर होता है वाटर का। अब ये जो ब्रोंस्टेड-एम-लोरी की जो थ्योरी है, इस थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, तो हमने ब्रोंस्टेड-एम-लोरी की थ्योरी में देखा कि ब्रोंस्टेड-एम-लोरी ने किसे बेस कहा, किसे एसिड कहा, एसिडिक नेचर, अगर मान लो कोई एसिड है तो उसमें कौन से नेचर रहेंगे, अगर कोई बेस है तो उसमें क्या नेचर रहेंगे, और इनने बताया हमें कि कोई मॉलिक्यूल्स भी एसिड हो सकता है, कोई केटायंस भी एसिड हो सकता है, कोई एनायंस भी एसिड हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल्स बेस हो सकता है, कोई केटायंस भी बेस हो सकता है, कोई एनायंस भी बेस हो सकता है। अगर हम यूटिलिटी की बात करें यहाँ पे, यानी कि कुछ गुण की बात करें, हम इस ब्रोंस्टेड-एम-लोरी के थ्योरी की कुछ एप्लीकेशंस की बात करें, तो ये थ्योरी हमें एक बहुत वाइड रेंज कवर करती है कंपाउंड्स की, जिनको कैरेक्टराइज करती है उनके एसिड एवं बेसिक नेचर में। क्योंकि जो अरेनियस की थ्योरी थी वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस में बात करती थी, जबकि ब्रोंस्टेड-एम-लोरी की थ्योरी में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके बाद में जो ब्रोंस्टेड-एम-लोरी की थ्योरी है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसकी भी कुछ कमियां रही, और वो कमियां क्या रही, तो ब्रोंस्टेड-एम-लोरी की जो थ्योरी थी वो बात करती थी H+ आयन या प्रोटॉन्स के डोनेशंस की या प्रोटॉन्स के पार्टिसिपेशंस की बात करती थी। यानी कि ब्रोंस्टेड-एम-लोरी के अकॉर्डिंग वे ही कंपाउंड एसिड एवं बेसिक नेचर दिखाते थे, या ब्रोंस्टेड-एम-लोरी सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को कवर कर पाए जिनमें H+ आयंस का पार्टिसिपेशन हो या H+ आयंस का जिनमें ट्रांजेक्शंस हो, उनकी ही बात कर पाए। लेकिन क्या सारे कंपाउंड्स में H+ आयंस का ट्रांजेक्शंस होता है? नहीं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें H+ आयंस का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, लेकिन उनका भी तो नेचर होता है, वो भी तो एसिड या बेसिक नेचर हो सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड।
SO2 की बात कर लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं हम इसके बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं डाइनाइट्रोजन टेट्राहाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। तो इनमें तो कोई भी H+ आयन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका नेचर होता है ना, एसिडिक नेचर ये दर्शाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एसिडिक नेचर होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं है, उसके बावजूद भी इनमें एसिडिक नेचर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ लीजिए, एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, SO2 जब रिएक्शंस करती है तो यहाँ पे बनता है 2+ और SO3 2- यहाँ पे फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई H+ आयन का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ना तो किसी ने H+ आयन को ग्रहण किया, ना किसी ने H+ आयन को डोनेट किया। इसके बावजूद भी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसमें एसिडिक नेचर पाया जाता है। तो जो ब्रॉन्स्टेड एम लोरी की जो थ्योरी थी, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन के ट्रांजेक्शंस पर ही सीमित रह गई। ये उन कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज नहीं कर पाई जिनमें हाइड्रोजन आयंस का ट्रांजेक्शंस नहीं होता या हाइड्रोजन आयन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसलिए हमें एक और नई थ्योरी की आवश्यकता पड़ी कुछ कंपाउंड को कैरेक्टराइज करने में, उन कंपाउंड्स का एसिडिक एवं बेसिक नेचर को दर्शाने में, और वो थ्योरी है हमारी लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस की थ्योरी, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हमने ब्रॉन्स्टेड एम लोरी की थ्योरी पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि ब्रॉन्स्टेड एम लोरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स की हमने बात करी। उसके बाद में हमने कुछ 2-3 पॉइंट्स पढ़े, उन पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, क्योंकि आपको ये पॉइंट्स ही बताते हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर ही आप किसी भी कंपाउंड्स का एसिडिक या बेसिक नेचर को डिटरमाइन कर सकते हो, एसिडिक या बेसिक नेचर उनका बता सकते हो। इसके बाद में हमने एम्फीप्रोटिक नेचर ऑफ वाटर देखा, और हमने अभी यहाँ पे देखा कुछ ड्रॉबैक्स देखे ब्रॉन्स्टेड एम लोरी की थ्योरी के। अब जो लेक्चर नंबर 3 हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट हमें क्लियरिफाई करेगा कि कौन से कंपाउंड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, कौन से कंपाउंड्स बेसिक नेचर के होते हैं। लुईस की एक अपनी अलग थ्योरी है जो कि बात करेगी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजेक्शन्स पे। जो ब्रॉन्स्टेड एम लोरी की थ्योरी थी वो ट्रांजेक्शन्स किस पे बात करती थी, वो H+ आयन के ट्रांजेक्शन पे बात करती थी, जबकि लुईस की जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजेक्शन्स पे बात करेगी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमें बताएगी, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के बारे में हमें बताएगी, जो कि हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर नंबर 2 में ब्रॉन्स्टेड एम लोरी की थ्योरी समझ में आई होगी। इस थ्योरी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं ब्रॉन्स्टेड एम लोरी के अकॉर्डिंग। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस लेक्चर की ज़रूरत है, यानी कि जो आपके साथ में BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो या 11th 12th में पढ़ रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।